जरा सोचो, एक ऐसा आदमी जो पेरिस में पैदा हुआ और जिसका बचपन फ्रांस में गुजरा, लेकिन 20वीं सदी में इंडिया में हर हवाई चक्कर में, हर फैक्ट्री की मशीन्स में, हर स्कूल के क्लासरूम्स में और हर हॉस्पिटल के वार्ड्स में उसका नाम गूंजता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा की, जिनको हम लोग प्यार से JRD टाटा भी कहते हैं। एक ऐसे आदमी जिन्होंने सिर्फ कंपनी नहीं चलाई, बल्कि एक नई सोच, एक नए नजरिए और एक नई लेगेसी को जन्म दिया, जो आज भी भारत के फ्यूचर को शेप करती है। इनकी कहानी एक फिल्मी सितारे जैसी है। पेरिस से बॉम्बे की गलियों तक, एयरप्लेन के कॉकपिट से लेकर बोर्ड रूम तक और एक मेल फ्लाइट से लेकर के पूरे एयरलाइन रिवॉल्यूशन तक, सब कुछ। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन थे JRD टाटा, उनका परिवार, उनका जीवन, उनका जुनून, खास तौर पर एयरलाइन इंडस्ट्री में उनका रिवॉल्यूशन, उनका लीडरशिप स्टाइल, उनके कुछ बड़े फैसले, उनके अवार्ड्स और उनके द्वारा बनाई गई लेगेसी। JRD टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस में हुआ था। उनके पिता रतन जी दादाभाई टाटा जमशेद जी टाटा के कजिन थे और उनकी माता सोनी एक फ्रेंच थी। इसी वजह से उनकी पहली लैंग्वेज फ्रेंच रही। पेरिस और फ्रांस में अपनी पढ़ाई पूरी करने की वजह से उनकी अपब्रिंगिंग यूरोपियन थी। इस वजह से उन्होंने लेसे जैनसन डे सैली जैसे स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करी और वहां पे अपनी पढ़ाई पूरी करने की वजह से पूरी दुनिया को लेकर के उनकी सोच बहुत पहले ही खुल चुकी थी। लेकिन उनका दिल का रिश्ता भारत से जुड़ा था। उनके और पूरे टाटा साम्राज्य की लेगेसी भारत से जुड़ी थी। टाटा परिवार की लेगेसी और भारतीय जमीन ने उनको खींच लिया। बचपन से ही उनकी रुचि एविएशन और मशीनरी में हो चुकी थी और जब उनके परिवार ने न्यू शटल हार्डेलॉट में एक बीच फ्रंट घर खरीदा, तब उनका मिलना एविएशन पायनियर्स जैसे लुई ब्लेरॉट जैसे लोगों से हुआ और यही चलकर उनके आगे एविएशन इंडस्ट्री के बड़े फैसले की बुनियाद रखने वाला था। फ्रांस में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय फ्रेंच आर्मी में भी सर्विस करी, जहां पर उन्हें लीडरशिप और डिसिप्लिन की ट्रेनिंग रियल लाइफ में मिली। इंडिया और यूरोप का यह कॉम्बिनेशन उन्हें ग्लोबल बना गया। अब वो बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट के नजरिए से नहीं देखते थे, बल्कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉन्ग टर्म नेशन बिल्डिंग के नजरिए से उन्होंने बिजनेस को देखना स्टार्ट कर दिया था। वैसे तो उनका प्लान कैम्ब्रिज वापस जाने का था, लेकिन कुछ फैमिली रीजंस की वजह से वो इंडिया आ गए और 1925 में टाटा कंपनी में अनपेड अप्रेंटाइज के रूप में काम करना चालू कर दिया। ये एक ऐसा डिसीजन था जो पूरी टाटा कंपनी की डेस्टिनी एक पल में बदलने वाला था। JRD टाटा को हवाओं से एक अजीब सा प्यार था। उन्होंने लुई ब्लेरियॉट से प्रेरणा ली और 10 फरवरी 1929 को इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लिया। इस वजह से उन्हें फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन भी कहा जाता है। सिर्फ लाइसेंस लेना ही नहीं, उन्होंने खुद हवाई जहाज चलाए और वो समय था 1932 का, जब टाटा ने पहला मेल कॉन्ट्रैक्ट जीता और उन्होंने उसी खुशी में एक छोटा सा हैवललैंड मॉट लेकर पहला फ्लाइट मेल चलाया। 15 अक्टूबर 1932 को उन्होंने कराची से लेकर मद्रास तक एक शेड्यूल्ड पैसेंजर फ्लाइट को पायलट किया। ये छोटा सा इवेंट एक बहुत बड़ी क्रांति लिखने वाला था और यहीं से जन्म होता है टाटा एयरलाइंस का। उन्होंने एयरलाइंस को सिर्फ एक बिजनेस नहीं समझा, बल्कि देश की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और देश की रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए वो कई बार कॉकपिट में खुद बैठे। 1932 में जब टाटा एयरलाइन ने अपनी पहली उड़ान भरी, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक प्राइवेट एयरलाइन नहीं थी, वो थी एक सोच देश को दुनिया से जोड़ने की। और 1946 में टाटा एयरलाइन ने अपनी कंपनी को पब्लिक कंपनी का रूप दे दिया और उसी के बाद उसका नाम एयर इंडिया पड़ गया। अब समय था 1953 का, जब गवर्नमेंट ने एविएशन को नेशनलाइज कर दिया और इसमें JRD टाटा का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था। उन्हें एयर इंडिया का चेयरमैन बनाया गया और इसी तरह उन्होंने एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर और एक नेशनल लीडर का रोल साथ में निभाया। उनका कहना था कि अगर देश को ग्रो करना है तो एविएशन सेक्टर एक की सेक्टर साबित हो सकता है और इसीलिए उन्होंने कई बहुत बड़े फैसले लिए, जैसे फ्लीट एक्सपेंशन, इंटरनेशनल रूट्स और साथ ही साथ पर्सनल ट्रेनिंग जैसे। सन 1938 मात्र 34 साल की उम्र में JRD टाटा को टाटा सन्स का चेयरमैन चुना गया और उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने न केवल एक पर्टिकुलर सेगमेंट को एक्सपैंड करने का सोचा, बल्कि कई सारे नए सेगमेंट्स में भी प्रवेश किया, जिसमें TCS, टाटा मोटर्स, टाइटन, वोल्टास जैसे डिवीजन शामिल थे। JRD मानते थे कि बिजनेस करने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं हो सकता है, बल्कि ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। उनके लीडरशिप के दौरान टाटा ग्रुप के एसेट्स कई गुना बढ़ चुके थे। टाटा आर्काइव्स के मुताबिक उनकी लीडरशिप के बाद
टाटा ग्रुप के एसेट्स में एक बड़ा स्केल का पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देने लगा था। जेआरडी टाटा का सबसे बड़ा सिग्नेचर उनका ह्यूमन फर्स्ट मैनेजमेंट था। उन्होंने वेलफेयर पॉलिसीज को बोर्ड मीटिंग्स में बदला, अपने एम्प्लॉयज के लिए स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पेंशन स्कीम्स और सेफ वर्किंग कंडीशंस को प्रायोरिटी पर रखा। उनका कहना था बिजनेस इज अ सर्विस एज मच एज इट इज एन एंटरप्राइज, और इनकी वही सोच ने दुनिया में उनकी वो नजर बना दी जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। उन्होंने ब्राइबरी और शॉर्टकट से हमेशा इनकार किया। उनका केवल एक ही प्रिंसिपल था और वो था इंटेग्रिटी, और उनकी यही अप्रोच उन्हें बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट से अलग बनाती थी। दूसरी ओर जहां बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट प्रॉफिट्स के पीछे भाग रहे थे, वहीं जेआरडी टाटा एक सस्टेनेबल ग्रोथ और देश के डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा सोचते थे। उनकी शादी सन 1930 में थेल्मा विकाजी से हुई। उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा मीडिया के सामने नहीं आई, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना ही पसंद करते थे। लेकिन एक बहुत ज्यादा शांत और पोलाइट सोशल बिहेवियर था उनका। उनको फ्रेंच कल्चर हमेशा से पसंद था, क्योंकि उनकी माँ फ्रेंच थी, और फ्रेंच तरीका और नजरिया उनकी सोच में हमेशा से दिखाई देता रहा है। उनका लाइफ स्टाइल अननेसेसरी फ्लैम्बॉयंस से काफी दूर था। वो बहुत ज्यादा सिंपल, फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड इंसान थे, जिन्होंने अपनी लाइफ को काम और सेवा में ही लगाया। उनको उनके काम के लिए कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें सबसे पहले पद्म विभूषण जो कि 1955 में मिला, उसके बाद फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर्स जो कि 1982 में मिला, और सबसे बड़ा भारत रत्न जो कि 1992 में मिला। एविएशन इंडस्ट्री ने भी उन्हें कई सारे इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया था। उनके ये अवार्ड सिर्फ उनके बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि उनकी एरोनॉटिकल पायनियरिंग, एथिकल लीडरशिप और फिलैंथ्रोपिक वर्क का एक रिकॉग्निशन था। सन 1992 में उनको भारत रत्न से नवाजा गया, जो कि एक एक्नॉलेजमेंट था कि उन्होंने देश की सेवा में क्या क्या किया है। अब कहानी में हर चीज अच्छी हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनकी कहानी में भी कुछ छोटे और कुछ बहुत बड़े चैलेंजेस आए। सन 1953 में जब गवर्नमेंट ने एविएशन को नेशनलाइज किया, तब इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के अंडर एयर इंडिया को भी गाइड किया था। लेकिन पॉलिटिक्स और चेंजिंग गवर्नमेंट्स के तहत कुछ ऐसे चैलेंजेस आए जो कि देखे नहीं जा सकते। सन 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार चल रही थी, तब इनको टाटा के चेयरमैन पद से हटा दिया गया। ये काफी दुखद था, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी टाटा ग्रुप के नाम कर दी थी। लेकिन फिर भी जेआरडी टाटा ने अपने एथिक्स और अपने मॉरल वैल्यूज को कभी पीछे नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा देश हित के बारे में ही सोचा। इंडस्ट्री के बीच बदलती मार्केट कंडीशंस, इकोनॉमिक डायनेमिक्स और लेबर रिलेशंस के बावजूद उनके कमिटमेंट्स देश के लिए और अपने एम्प्लॉयज के लिए हमेशा कांस्टेंट रहे। जेआरडी टाटा ने बिजनेस के प्रॉफिट्स को सोसाइटी के डेवलपमेंट में यूज करने का काम किया। टाटा ट्रस्ट और टाटा चैरिटी ने हेल्थ केयर, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जो इनकी पॉलिसीज हैं, जो इनके इंस्टीट्यूशंस हैं, लोग उनको आज भी यूज करते हैं। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, एजुकेशन, स्कॉलरशिप, हर चीज इसकी एक मिसाल है। इन्होंने सीएसआर एक्टिविटीज को एक कॉन्सेप्ट से बढ़ाकर रियल प्रैक्टिस में बदला, और यही वजह है जिस वजह से लोग टाटा ग्रुप को सिर्फ एक बिजनेस हाउस के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के रूप में जानते हैं जो कि सोशल गुड के लिए काम करता है। जेआरडी टाटा का जीवन काल काफी लंबा था, लेकिन हर जीवन का एक अंत आता है। 29 नवंबर सन 1993 में जेआरडी टाटा का निधन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ, जिसका रीजन किडनी इन्फेक्शन बताया जाता है। उन्होंने अपने आखिरी के दिनों में काफी शांत और डिग्निफाइड जिंदगी बिताई। उनके देहांत के उपरांत कुछ लोगों ने एक फ्रेंच कहावत को कोट किया, जिसका हिंदी अनुवाद होता है, कितना मधुर है मरना। और कई सारे न्यूज चैनल्स में ये चीज दिखाई गई। उनके सम्मान में इंडियन पार्लियामेंट सेशन को एडजेंट किया गया, और ये चीज दिखाता है कि ये केवल एक इंडिविजुअल का निधन नहीं था, बल्कि ये एक नेशन बिल्डर को हम लोग का अलविदा था। जेआरडी टाटा का इम्पैक्ट आज भी नजर आता है, चाहे वो एयर इंडिया का फाउंडेशन हो, टाटा ग्रुप के एथिकल वैल्यूज या टाटा ट्रस्ट का सोशल वर्क। ये सब उन्हीं का दिया हुआ धन, उन्हीं की दी हुई सोच है। उन्होंने इंडियन कॉर्पोरेट को एक नई आइडेंटिटी दी, और उन्हीं के डिसीजंस की वजह से टाटा आज लोगों का भरोसा जीत पाया है। उनका नाम सिर्फ 20वीं सदी में ही नहीं, बल्कि 21वीं सदी में भी काफी ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। जब भी सीएसआर की बात होती है या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से एथिकल वैल्यूज की उम्मीद लगाई जाती है, तब जेआरडी टाटा का एग्जाम्पल उन्हें दिया जाता है। आखिर में सोचो, अगर जेआरडी टाटा ने पायलट बनने का ना सोचा होता, तो क्या टाटा ग्रुप वैसा ही होता? शायद हाँ, लेकिन वो ह्यूमन टच, वो एविएशन का विजन और वो सर्वेंट लीडर मेंटालिटी हम लोगों को कभी नहीं मिलती। उनका जीवन एक मिसाल है कि अगर हम लोगों को भी अपनी पहचान बनानी है,
तो सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं चाहिए, चाहिए एक बड़ा दिल, एक बड़ा विजन और एक अनडिक्लेयर्ड प्रॉमिस कि हम अपने काम से अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने वो प्रॉमिस किया और निभाया भी, और उन्हीं की कहानी से आज हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे हम लोग अपने काम से अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।